नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज का दिन एक और वीकनेस भरा दिन रहा, जहां पर आज मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार फोर्थ सेशन मिड कैप में और शायद फिफ्थ सिक्स सेशन में स्मॉल कैप में प्रेशर था। इनफैक्ट आप ऐसे समझो कि करीब करीब 4% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। निफ्टी बैंक भी रफली 50,000 की दहलीज तक पहुंचा था और वहां से करेक्ट हुआ है। सो 1000 पॉइंट के आसपास के तो वाइप आउट वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं, ज़्यादा ही रादर। और पीएसयू बास्केट में ज़्यादा बिकवाली, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल है। आप ऐसे समझिए कि एक अब तक जो बाज़ार में बज़ है, वो ये बज़ ये कहता है कि जैसे जैसे वोट परसेंटेज थोड़ा कम रहता है वैसे वैसे शायद सरकार की ये सरकार रहती है नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस को लेकर बातचीत उठती है, ऐसी बज़ है, जिसकी वजह से वो पीएसयू और अलाइड सेक्टर्स जो है वहाँ पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब मार्केट इसे थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा स्केप्टिकल है। सो ये खबरें हैं बाजार में, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप माइनर प्रॉफिट टेकिंग मान के चले कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, सिंपल। तो पीएसयू बास्केट ऊपरी स्तरों से करीब 20-30% के आसपास टूट चुका है। स्पेशली वो शेयर जहाँ पर लो फ्लोट था, जैसे एचएमटी, एमएमटीसी, एसटीसी, एमटीएनएल, इन सब में लो फ्लोट था, तो ये चले भी उस हिसाब से थे, तो टूट भी गए। और बाकी स्मॉल कैप में करेक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, स्टॉक करीब 20-25% तक टूट चुके हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज 3%, 4% के आसपास का ही फॉल आया है। इसके अलावा अर्निंग्स को मार्केट रीड कर रहा है। अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं, आज दिन भर में जो अर्निंग नहीं, उसका इम्पैक्ट था। मिसाल तौर पर एफएमसीजी आज ज़ोरदार तेज़ी में था, ब्रिटानिया चला अर्निंग के बाद, गोदरेज कंज्यूमर आज चला, मैरिको चला, आईटीसी चला। सो एफएमसीजी चलता हुआ दिखाई पड़ा। आज आईटी चल रहा था, इसमें लार्ज कैप चल रहे थे, मिड कैप आईटी में प्रेशर था, लेकिन सेलेक्टिव मिड कैप आईटी, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे इनके नंबर आए, वहाँ पे खरीदारी आई। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज मार्केट में होते हुए दिखाई पड़े। अब अर्निंग्स के ऊपर ही आपकी नज़र होगी, जो कि चल ही रही हैं कंटिन्यूसली। प्लस इलेक्शन का जो थर्ड फेज़ है वो भी चल रहा है, आधे घंटे की वोटिंग बाकी है। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए पहले जाके, ये पहली दरख्वास्त है आपसे। इसके अलावा मार्केट में जो और बड़े ट्रिगर्स वेट कर रहे हैं वो नंबर्स के साथ साथ एक्सपायरीज जो गोइंग फॉरवर्ड आने वाली हैं। सो ये सब चीज़ों के ऊपर मार्केट की नज़र बनी हुई है। अब तक जो बाजार बंद होने के बाद हुआ, पहले वो बताते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ अभी मार्केट बंद होने के बाद कि 18 तारीख को, यानी 18 मई सैटरडे को एक बार फिर से मार्केट में ट्रेडिंग होगी, लाइव ट्रेडिंग होगी 9:15 से लेकर 10:30 तक, और फिर वही 11 से 12 या 1 मान लीजिए मोटा मोटा, जहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये डिज़ास्टर रिकवरी साइट यानी डीआर साइट जो है उसकी टेस्टिंग चल रही है, उसी टेस्टिंग के ही चरण में दूसरा ये ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो बाज़ार बंद होने के बाद आया। और क्या क्या हुआ बाज़ार बंद होने के बाद वो भी आपको बता दें। पहले कुछ खबरों की बातचीत कर लेते हैं। डिक्सन टेक की सब्सिडरी डिक्सन इलेक्ट्रो ने टेलीकॉम प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट के लिए नोकिया के साथ करार किया। टाटा एलेक्सी ने ओईएम के सॉफ्टवेयर डिवाइन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडरी के साथ करार किया। इसके अलावा बाकी नंबर्स हैं। एक एल&टी इन्फोटेक, हाँ, एनकोर आईटी सर्विसेज को कंपनी में मर्ज करने की योजना है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री आईबीएम के साथ मिलकर भारत में ज्वाइंट जनरेटिव एआई सेंटर खोलेगा। ये पॉजिटिव खबर है इसके लिए। सो कुछ न्यूज़ जो कि बाजार बंद होने के बाद आए। अर्निंग्स, डॉक्टर रेड्डीज अनुमान से नीचे आए हैं, बिलो एस्टिमेट है। क्यू ऑन क्यू वाई बेसिस पे नंबर अच्छे, लेकिन अनुमान से नीचे है। लेटेंट व्यू के अच्छे नंबर हैं, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही लिहाज से। नवीन फ्लोरीन क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर हैं, वाई वीक है। अनुमान बाजार लगा के चल रहा था कि क्यू ऑन क्यू नंबर बेटर होंगे और वाई कमज़ोर होंगे, तो उसी की तर्ज पे नंबर आते हुए दिखाई पड़े। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, इनको आप जिन लोग ट्रैक करते हैं उनके लिए वाई अच्छे नंबर हैं, क्यू ऑन क्यू नंबर्स कमज़ोर हैं। आईआरबी इंफ्रा नंबर्स अच्छे हैं इनके, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों लिहाज से, बट एक ही कंसर्न है कि इनके मार्जिन में प्रेशर था क्यू ऑन क्यू और वाई दोनों लिहाज से, तो ये पार्ट थोड़ा सा इनके लिए इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली। सोनाटा सॉफ्टवेयर वीक साइड पे नंबर है, तो ये शेयर ऑलरेडी लेकिन बहुत टूटा हुआ है, 30% के आसपास करेक्ट हो चुका है हाई से। सो बहुत ज़्यादा गुंजाइश आप रखिएगा मत कि इसमें नीचे आएगा ये। चले, ये चीज़ें हो गई। अब जो बाज़ार बंद होने के बाद खबरें आई हैं, अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर। पहला सवाल है राहुल कुमार साहब का। एचडीएफसी बैंक 1415 की खरीद है, 30 शेयर है, होल्ड करूँ या सेल, और किसी में नई एंट्री ले सकता हूँ? तो कुमार साहब देखो, अगर आपका नज़रिया लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है, आप समय दे सकते हो, तो आप सही बैंक के साथ बैठे हो।
डाउन द लाइन ये आपको बहुत बड़े रिटर्न तो शायद नहीं देगा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा वन, और आपको एक कंसिस्टेंटली स्लो रिटर्न, या कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे चलेगा लेकिन स्लो रिटर्न दे देगा। सो आप इसमें बने रह सकते हो, कोई खास रिस्क है नहीं। नीचे मिल जाए आप और ऐड भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। गौरव घोष साहब का सवाल है, एसटीएल टेक्निकल स्टरलाइट टेक हो गई है। घोष साहब, इसे मोमेंटम का फ़ायदा उठा के निकल जाना, ये मतलब अमंग द फ्यू स्टॉक्स है इस ग्रुप का जिसने लिस्टिंग से लेके आज तक बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है। आप चाहे तो पुरानी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। सो बेटर इज़ कि आपको कहीं भी तेज़ी मिले, कहीं भी आपकी कॉस्ट निकले, आपको मोमेंटम अच्छा मिले, आप उसका इस्तेमाल करके निकल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और वारी रिन्यूएबल एंड सुराना सोलर, विक्रांत जी का सवाल है। अरे वारी पे बहुत दिन से बात करने की सोच भी रहा था। आज ही किसी ने मुझसे बोला कि ये वारी रिन्यूएबल में ऐसा मल्टी बैगर बना है, ऐसा कोई मल्टी बैगर बताइए, या ऐसे मल्टी बैगर क्यों नहीं आप बताते हैं। सर, वारी रिन्यूएबल 2021 में, इसमें 2014 में पहले बोनस आया था। स्टोरी की बैकग्राउंड वहाँ से है। वो 10 के ऊपर 56 शेयरों का बोनस था, तब ये शेयर कोई जानता भी नहीं था, तब की बात है ये। उसके बाद 2021 में स्टॉक के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ। 4 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये का शेयर होता था, जो आज 3,000 रुपये पहुँच गया है। वहाँ से शेयर चलना शुरू हुआ। इस कंपनी में करीब करीब 1 करोड़ 16 लाख शेयर हैं टोटल। अब नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सुबह पढ़ा था तो भूल भी सकता हूँ मैं, लेकिन मोटा मोटा भावनाओं को समझिएगा। 1 करोड़ 17 लाख शेयर या 13 लाख शेयर जो भी हैं, उसमें से 75% हिस्सा प्रमोटर के पास, यानी कि 75 लाख शेयर प्रमोटर के पास है। बचे आपके पास एक करीब 25 लाख शेयर या 35 लाख शेयर। वो 25, 30, 35 लाख शेयर जो भी बचे हैं, उन 25, 30 लाख 35 लाख शेयरों में भी 3 से 4%, वो 12% हिस्सा उसमें पब्लिक का है, रिटेल पब्लिक का। उस 12% में भी कई सारे HNIs रिटेल के कैटेगरी में एंटर करके बैठे हुए हैं, जिनका 3%, 2% स्टेक भी है। सो आम आदमी के पास में बहुत ही लिमिटेड शेयर है, मोटा मोटा कहना ये है। और जब ये शुरू हुआ था 2021 में, तब 11% पब्लिक की होल्डिंग थी, अब 15% पब्लिक की होल्डिंग है, यानी कि 4% इस मोमेंटम को कैच करने के लिए खाली कूद पड़े कि ताकि वो तेज़ी को राइड कर लें। सर, अगर आपके हाथ में ऐसा शेयर है तो आप, मतलब यू आर अमंग द लकी फ्यू। अगर आपके हाथ में ऐसा शेयर नहीं है तो आप उसमें मत जाइए। हो सकता है आप पैसे और बना लो, हो सकता है, लेकिन हो सकता है आप बड़ी पूंजी गवा भी दो, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ कंट्रोल्ड है। जब 75% होल्डिंग ही प्रमोटर के पास है और 25 लाख शेयर आम पब्लिक में घूम रहे हैं, सो इनको ईजिली मैनिपुलेट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। सो आप ऐसी चीज़ें फंसने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा बचने की कोशिश करिए। तो जिनको भी वारी रिन्यूएबल लॉन्ग लग रहा है या लग रहा है कि तेज़ी है, या तो स्टॉप लॉस साथ एंटर करें, क्योंकि सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाले स्टॉक हैं। सो आप कभी फंस गए तो सर्किट गोज डाउन में आप निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए जहां आपको पैसा बन रहा है, आप मल्टीपल टाइम अगर इसमें पैसा बना रहे हैं तो अपना कैपिटल निकाल के फ्री के शेयरों के साथ थ्रू आउट लाइफ बन रही, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप नया पैसा डालने की सोच रहे हैं तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आप चला हुआ स्टॉक है, आपके फंसने की गुंजाइश यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। विप्रो में क्या करें? खान साहब देखो, विप्रो के केस में आप होल्ड तो कर सकते हो इसे, बट डोंट एक्सपेक्ट अ मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न। कल जो मैंने या परसों मैंने ट्वीट किया था विप्रो की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी। ये वेल्थ क्रिएशन स्टोरी मैं क्यों ट्वीट करता हूँ? इसलिए कि ताकि आप लोगों को ये गलत फहमी ना रहे कि ये शेयर चले नहीं है। चाहे वो मदरसन हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो ITC हो, ये सब शेयर भरपूर चले हैं अपनी ड्यूरेशन में। अब यहाँ से आगे क्या? यहाँ से आगे चलेंगे, इनकी ग्रोथ स्टोरी ख़त्म नहीं होगी, बट द पेस ऑफ ग्रोथ वुड स्लो डाउन अ बिट। तो उस तरह की उम्मीदें मत रखना कि यहाँ से भी अभी मल्टी बैगर बन के चलते रहेंगे। बट ये अच्छी कंपनियाँ हैं, आप इन्हें आराम से होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हर कंपनी के रिटर्न, हर कंपनी के साथ आप उस तरह के रिटर्न की उम्मीदें मत रखा करो कि यहाँ मैंने पैसा ले डाल दिया तो ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। कुछ शेयर अगर 20-30% या 15-20% भी साल चलते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया A ग्रेड की क्वालिटी कंपनियां हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली 15% का रिटर्न देने वाले स्टॉक रेयर ही मिलते हैं। लेकिन अगर वो मिल रहे हैं तो आप उनका इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर टाटा ग्रुप की किसी कंपनी में नज़र डालो पूरे ग्रुप में, तो टाटा ग्रुप की सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है टाटा एलेक्सी। 28 से 30% का CAGR है उसका। लेकिन विद टाइम अगर आप कंसिस्टेंटली देखोगे तो कंसिस्टेंट है टाटा पावर, टाटा मोटर, इवन या जो निफ्टी कंपनियाँ सारी, टाटा मोटर्स है, TCS है, टाटा स्टील है, ये सब कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ
मल्टी बैगर्स, फाइंड आउट कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। अगर कंपाउंडर्स मिलते रहे आपको तो मल्टी बैगर उनमें से एक भी निकल गया तो आपके लिए बहुत है। सो इस तरह ही कोशिश करिए आप स्टॉक में रहने की। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर प्लीज शेयर रिव्यू ऑन हैप्पीएस्ट माइंड Q4 नंबर। डीएसपी साहब देखो, हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर वैसे अच्छे हैं इस बार के, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर ज़्यादा अच्छे थे वाई की कंपैरिजन में। मैनेजमेंट ने खुद भी बोला है कि एआई के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, ग्रोथ ट्रिगर ढूंढ रहे हैं, और जब दुनिया फायर कर रही है आईटी के लोगों को तब वो हायर कर रहे हैं। सो सिचुएशन उनके लिए बेटर मान रहे हैं बोलो, इसीलिए शायद नंबर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। हैविंग सेड दैट, स्टॉक है कांस्टेंट, मतलब एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। सो बहुत कुछ खोने के लिए आपके पास है नहीं। हाल का लो लेके आप पोजीशन को लॉन्ग भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, और इंक्रीज भी कर सकते हो कोई फॉल मिलता है तो। आस्क ऑटोमोटिव होल्ड कर सकते हैं सर, गौरांग सर, बट स्टॉप लॉस आपका वही 270 576 जो रीसेंट लो था उसी को स्टॉप लॉस लेके चलना, और उसके हिसाब से ही काम करना है इसमें। 340 निकलने दीजिए, उसके बाद तेजी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए 270 75 आपका स्टॉप रहेगा। टाइटन बाय और नॉट एट करंट प्राइस। नवनीत जी देखो, कुछ स्टॉक जो हाल फिलहाल के बहुत बड़े मल्टी बैगर रहे हैं कई सालों के, उसमें नाम आता बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स एंड टाइटन। ये तीन नामों में अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ग्रोथ तो है, लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ गेन्स इज लेस। सो इट इज़ अ गुड स्टॉक टाइटन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स अ गुड स्टॉक। आप आराम से ऐड करिए, होल्ड करिए, एक्यूमुलेट करिए, बट ये एक लंबे समय तक शायद आप कंसोलिडेशन में रहे। सो उस कंसोलिडेशन का फ़ायदा उठा के दो बातें हैं, एक होता है जिसका पेशेंस टूट जाता है, एक होता है जो उस टाइम पे एक्यूमुलेट करता है। सो आप जो पक्ष में बैठते हो दोनों में से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट है अगर आप कंसोलिडेशन में मिल जाता है तो। लेकिन अगर कंसोलिडेशन में नहीं मिलता है और नीचे आता है या थोड़े समय रेंज में रहता है तो उसका इस्तेमाल करिए, वरना आपका पेशेंस नहीं है तो आप मोमेंटम का इस्तेमाल करिए। बट इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय एंड ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लाइक वाइज जैसे बजाज फाइनेंस हो रहा है, HDFC बैंक हो रहा है, HUL हो रहा है, एंड एशियन पेंट हो रहा है, लाइक वाइज ये भी रहेगा ऐसे ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एशियन पेंट्स में लॉन्ग टर्म के लिए क्या बने रहना चाहिए, साथ ही अभी ऐड कर सकते हैं नवीन फ्लोरिन और कोफोर्ज में बेस्ट टर्म के लिए कौन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? तो भुवन जी, पहले तो एशियन पेंट्स आप बने रह सकते हो 1, नीचे मिले तो आप थोड़ा ऐड भी कर सकते हो 2। नवीन फ्लोरिन के नंबर आज आए हैं अभी, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं, वाई नंबर कमज़ोर हैं। कोफोर्ज के नंबर आ चुके हैं जो कमज़ोर थे। बेटर क्या है कि नवीन फ्लोरिन फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है फॉर अ मीडियम टर्म, बट स्टिल आई विल से कि आप थोड़ा और समय दे दो, और मिड कैप आईटी से बेटर आप लार्ज कैप आईटी पे जाओ, क्योंकि लार्ज कैप आईटी में ज़्यादा वैल्यू है। आप ऐसे देखो कि इन्फोसिस को सब कोई कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी 22 से 23 के मल्टीपल पे TCS से सस्ता है। सो लार्ज कैप के सबसे सस्ते मल्टीपल वाले स्टॉक्स में अगर आप जाना चाहोगे तो उसमें इन्फोसिस आता है। तो ये एक अच्छा साइन है। हीरो मोटोकॉर्प अभी भी लोअर PE पे कामकाज कर रहा है, शायद 12 या 15 का मल्टीपल है। सो अभी भी बहुत सस्ते स्टॉक्स हैं निफ्टी में। अभी कहो तो एक लिस्ट बना के मैं डाल भी दूंगा सबसे सस्ते सबसे महंगे कौन से हैं निफ्टी 50 के। बट स्टिल आप पहली प्रेफरेंस दीजिए लार्ज कैप में रहने की। मिड कैप स्मॉल कैप, एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा भी दूर रहिए, थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। इज इट गुड टाइम टू एक्यूमुलेट DLF एंड अनंतराज? चौधरी साहब थोड़ा लेट हो गए, आप बहुत बढ़िया तेज़ी DLF की आप देख चुके हो ऑलरेडी। 300 रुपये का शेयर 900 1000 रुपये पहुँच गया, एंड लाइक वाइज अनंतराज भी। सो रिस्की बेट हो सकता है, लेकिन ओमैक्स हो सकता है एक बार को थोड़ा बेटर, लेकिन वो रिस्की बेट है, बहुत रिस्की। सो उसमें स्टॉप लॉस लेके चलना 80 रुपये का, इफ इन केस आप चाहो तो। लेकिन रियल स्टेट में बड़ी तेज़ी आ चुकी है, तो थोड़ा कंजर्वेटिवली उनको फॉलो करो जो नहीं चले, वो ज़्यादा बेटर है। ओके सर आई हैव HDFC बैंक एट 85 शेयर्स। अमर राउत साहब का सवाल है। टाटा कम्युनिकेशन 15 शेयर एट 1749, टाटा केमिकल 36 एट 975, बाटा 1311। सर मेरे ख्याल से राउत साहब सारे के सारे पोजीशन ठीक है, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं इन सभी में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी होल्ड करने में, और सब क्वालिटी आपके दाम से नीचे मिले तो आप और ऐड करिएगा, जिसमें शायद अभी टाटा कम्युनिकेशन नीचे है, या टाटा कम्युनिकेशन नीचे है, वो भी शायद नीचे नहीं आया, लेकिन नीचे अगर मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। सुरेंद्र सिंह बिष्ट साहब पूछ रहे हैं बाजार में गिरावट का कारण क्या है? बिष्ट साहब देखो, कारण मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत पहले जब व्हेन आई यूज्ड टू लर्न मार्केट, आज से करीब 15-17 साल पहले, तब मुझे किसी ने सिखाया था कि बाजार अपनी चाल चलता है, रीज़न हम उससे जोड़ लेते हैं। अब वो बात कितनी वैलिड है कितनी नहीं वो आप लोग खुद समझें,
लेकिन मुझे उसने ये समझाया था। अब आज के लिए आप रीज़न ढूंढना चाह रहे हो तो कुछ सारे रीज़न है, आप जो समझना चाहो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पहली चीज़ तो इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग टर्नआउट कम है, सो लोगों को लग रहा है कि शायद मोदी सरकार ना आए तो शायद बाज़ार में इस तरह की तेज़ी ना रहे, इसलिए बेच रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत चल चुका है मिड कैप स्मॉल कैप, रिकॉर्ड बना 2 दिन पहले, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बनता भी है, निकल रहा है। कुछ अर्निंग्स कमज़ोर आ रही है, Q4 नंबर बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें निकल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन सामने खड़ा है, इतनी हैवी पोजीशन क्यों लेके जानी, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि शॉर्ट लेके चलना चाहिए बाजार में यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टीम बचा नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो आप, तो यहाँ से अब अपसाइड की पॉसिबिलिटी कम है, शॉर्ट करो, बड़ा ट्रिगर खड़ा है सामने। तो ऐसे करके, और वो भी एक ट्रिगर था, छुट्टियों का सीज़न है, सेल इन मे एंड गो अवे, वो भी एक चलता ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाजार इन कैश करने की सोच रहा है। आप इनको जो इनमें से पसंद आ रहा हो वो रीज़न लगा लीजिए, लेकिन सो फार मार्केट में बिकवाली है, दैट्स ट्रुथ। और एक दिन के अंदर घूम गया तो वापस सब तेज़ी दिखेगा। सो आपको अच्छी स्टॉक जहाँ दिख रहे हैं, वैल्यू जहाँ दिख रही है, उनमें आप आइडेंटिफिकेशन दीजिए और वहाँ पर आप निवेश कीजिए, बेस्ट है। ओके सर, योर व्यू ऑन MRP और करंट प्राइस टुडे क्लोज एट 215, करेक्टेड 15% आफ्टर रिजल्ट। पूजा मैम, थोड़ा एक्यूमुलेशन लग रहा है, हो सकता है यहाँ पर, बट अगेन जो आप एंटर कर रहे हो ये आपको मोमेंटम ही मिलेगा यहाँ पर। आप लेना चाह रहे हो तो फिर भी क्योंकि नंबर्स के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ है, नंबर इतने ख़राब थे नहीं तब भी, तो इसलिए एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। बट अगेन एक ही चीज़ है कि जो भी एक्यूमुलेशन करना, स्टॉप लॉस साथ करना किसी PSU में भी, और मोमेंटम में राइड करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना, पैसा बने निकल जाना। इस समय के बाज़ार में बेस्ट इज़ टू एग्जिट, एंड एग्जिट इज़ समथिंग जब आपको तेज़ी मिलती है तब। आप कभी भी इस बात को याद रखना कि कोई भी आदमी बाज़ार में तब नहीं माल बेचता जब बाज़ार नीचे जा रहा होता है। सबको माल तब बेचना होता है जब बाज़ार ऊपर जा रहा होता है, तभी प्रॉफिट बनेगा ना। तो लेकिन कोई बेचना नहीं चाहता उस समय, क्योंकि बाज़ार ऊपर जा रहा है, उन्हें लगता है कि अभी और जाएगा। सो ऊपर जाएगा तो लगता है अभी और जाएगा, नीचे जाएगा तो लगता है अभी नीचे और आएगा। सो ये असमंजस कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए आपको किसी न किसी दिन खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ बेचना है मार्केट में। और जिसने ये डिसाइड करके माल बेचा उसी को ही ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं तो एग्जिट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो एंड कहाँ करोगे वो आपका निजी फैसला है। तो आप कोई भी पोजीशन अगर लॉन्ग कर रहे हो PSU में, तो आप थोड़ी स्टॉप लॉस साथ ट्रेल करना, और तेज़ी मिले तो आप अपना निकलते चलना, थोड़ा कैपिटल निकालते चलना एटलीस्ट। सोने की स्थिति क्या रहेगी? भोला साहब देखो, सोने की स्थिति वैसे आम तौर पे तेज़ी रहती है, बट दिस जो तेज़ी है ये आपको 9 से 10% की ही ग्रोथ दिखाएगा अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जाते हो। तो हाल फिलहाल में देखोगे तो सोना और इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट आप लंबी अवधि में देखोगे तो सोना हमेशा इक्विटी से नीचे रहता है। अब आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो? ऑलवेज गो विद गोल्ड ETF। आप किसी भी निपॉन का, SBI का, या किसी भी AMC का आप गोल्ड ETF आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस गोल्ड ETF के जरिए पैसे डालिए, वरना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं उनके जरिए आप पैसे डाल सकते हैं। तो ये 2-3 विकल्प हैं जिनके जरिए आप गोल्ड मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। बट ठीक है, ये होना ज़रूर चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आगे चल के बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए गोल्ड की ज़रूरत बनेगी। वो अपने पोर्टफोलियो में आज से गोल्ड ETF लेना शुरू करें, ताकि जब उनके बच्चों की शादी होगी तब गोल्ड ETF, क्योंकि 24 कैरेट होता है और आप जो ज्वेलरी देते हैं वो 22 कैरेट 18 कैरेट होता है, तो आपको वहाँ पर एक एडिशनल ऐड मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा उस गोल्ड ETF को बेचकर, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो। या जिनको आगे चल के फ्यूचर में गोल्ड बनाना है किसी भी पर्पज़ से, उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ETF ज़रूर लीजिए, या गोल्ड में आप निवेश ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और चंबल फर्टिलाइज़र, BHEL, अगेन सर PSUs के केस में साफ रूल है, किसी भी स्टॉक में जिसमें अगर आप PSU में इन्वेस्टेड हैं तो आपको हर हाल में अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल करना है, मोमेंटम मिलना है, कैपिटल निकालना है। ये 3 चीज़ों का नियम अभी आप मान के चलिए कि PSU ऑलरेडी एक एग्जॉर्बिटेंट गेन दिखा चुका है। 30 से 60 रुपये का BHEL आज आपके सामने 400 रुपये खड़ा है, तो कोई तो फेयर वैल्यू होती है। एग्जीक्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, आज भी नंबर वैसे ही आ रहे हैं। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पैसा लेकर निकलना इज़ एडवाइसेबल, बट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि अगर नहीं भी पैसा लेकर निकलते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और आप बाहर हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। गुड इवनिंग सुमित जी। गुड इवनिंग भौमिक साहब। हिंदुस्तान जिंक 2 दिन से गिर रहा है, क्या करें इसमें? 30% प्रॉफिट में हूँ, क्वांटिटी छोटा है।
निकल भी सकते हो, भावनाओं के साथ बने रह सकते हो। उसके डिविडेंड आने वाला है तो उससे पहले बोर्ड मीटिंग में एडजस्टमेंट। वैसे ही मेटल टूट रहा है आजकल और पीएसयू टूट रहा है, तो पीएसयू यहाँ पर भी है। आप कहोगे कि पीएसयू कैसे, तो वेदांता ग्रुप की कंपनी है, नहीं, ये हिंदुस्तान जिंक में कुछ स्टेक अभी भी गवर्नमेंट का है। सो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर भी लोग कर ही रहे होंगे जिन्होंने डाला होगा यहाँ पे प्रॉक्सी पीएसयू सोच के। बट अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हो, इट्स अ कैश काउ, डिविडेंड जनरेट करती रहेगी, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, आगे चल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इसमें बने रह सकते हो, कोई खास रिस्क नहीं है यहाँ पे। ओके, एलोन टेक्सटाइल, अल्स्टोन टेक्सटाइल, सॉरी सर शिवम जी, मैंने नाम भी नहीं सुना इसका, मैं कहीं से इसके बारे में टिप्पणी करूँ कुछ भी, अपॉलॉजीज के लिए। एस्टर डीएम, अली साहब देखो इसमें डिविडेंड की ट्रिगर था, वो डिविडेंड की स्टोरी हो गई प्ले, अब उसके बाद इसमें बहुत कुछ करने के लिए है नहीं। सो अब मैं क्या ही बोलूँ, इसलिए बेटर यही कि आप अगर डिविडेंड मिल गया है तो आप अभी के लिए तो एटलीस्ट में निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। बाकी मोमेंटम को चेज करिए अकॉर्डिंगली। ओके, जाने से पहले एक दो सवाल और ले लेता हूँ। सर यू गेव सम स्टॉक फॉर रीडिंग, आई डन माई रिसर्च एंड बॉट देम इन सेम प्लेस, अदानी पावर ऑन 181, क्या मुझे कैपिटल फ्री कर लेना चाहिए? पावर का डिमांड, देखो अनुराग जी, आप जब कोई स्टॉक पढ़ते हो ना तो आपको हमेशा वो अच्छा ही लगता है, आप क्योंकि उससे अटैच होते हो। सो बेटर इज़, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, भाव इज़ एवरीथिंग, आज भाव मिल रहा है, प्रॉफिट निकालो, अपना कैपिटल निकाल लो, मुफ्त के शेयर के साथ थ्रू आउट लाइफ बने रहो, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन तेज़ी में ही आप पैसा निकाल सकते हो। और अदानी पावर तो एग्जॉर्बिटेंट चला हुआ शेयर है, बट वो बात अलग, अभी भी सस्ता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कैपिटल निकाल लो, सेफ हो जाओ, ज़्यादा बेटर है। सुलान निया था 473 पे, अभी रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? मेरे ख्याल से दास साहब पैसा बन रहा है तो निकल जाओ, क्योंकि थोड़ा चला है, लेकिन लिकर में ज़्यादा बेटर इस रेडिको खैतान अब लग रहा है मुझे, यूनाइटेड स्पिरिट से बेटर रेडिको खैतान लग रहा है वैल्यू वाइज, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या पूछूं समझ में नहीं आ रहा मार्केट देख के, एनी गोल्डन वर्ड फॉर इन्वेस्टर? सर एक ही वर्ड है जो हमेशा आप लोगों को फॉलो करना है इन लाइफ, इन योर डे और इन मार्केट, कि ये समय बीत जाएगा, सो एंजॉय इट, वटेवर, चाहे मंदी है चाहे तेज़ी है, एक दो बीत ही जाना है। सो बाय गुड स्टॉक्स, बी विद देम, बाय लीडर, बी विद लीडर्स, ताकि थोड़ा सरदर्द कम रहे, पैसा आराम से बनेगा लेकिन सरदर्द कम रहेगा। चलिए इसी के साथ ही अब शो को यहीं समेटता हूँ, आगे अब बातचीत होगी कल आप लोगों से, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित मेरा ट्विटर हैंडल है, और बाकी सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं। एंड अगेन वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा कि वोट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है हमारी, ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी कल मुलाकात होगी, नमस्कार।